नमस्ते। बात करेंगे 19th चैप्टर दैट इज एकोनविंशो अध्याय अथातो बस्ती विधिम अध्यायम व्याख्यास्यामः इतिह स्महु रात्रि यादयो महर्षय। तो अब इसके आगे बस्ती विधि का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, तो बस्ती के दो भेद होते हैं, पता ही है बस्ती के भेद उनका। वात उल्बणेषु दोषेषु वाते वा बस्ति रिष्यते उपक्रमाणाम सर्वेषां सो अग्रणी स्त्री विधस्तु सह निरोह अनुवासनम बस्ती रुत्तरः। तो वात प्रधान दोषों में अथवा केवल वायु में बस्ती दी जाती है। वमनादि सब साधनों में बस्ती ही सबसे श्रेष्ठ है। यह बस्ती तीन प्रकार की, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। तो यहाँ पर बस्ती के इन्होंने तीन भेद रखे हैं। दैट इज निरूह बस्ती मतलब जो काढ़े वाली दी जाती है, अनुवासन बस्ती मतलब जो ऑयल की बस्ती जाती है, और उत्तर बस्ती वो एक स्पेशल मार्ग हो जाता है। तो उसके लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज करें। बस्ती न दिए थे इत बस्ती। तो बस्ती की योग्य रोगी कौन कौन से? तेन साधित गुल्म आनाह खुड प्लीह शुद्ध अतिसार शूलिन जीर्ण ज्वर प्रतिस्या शुक्र अनिलम ग्रहान वर्धम अश्मरी रजो नाशान दारुणाश्च अनिलामयान। तो निरूह बस्ती से गुल्म है, पेट में वायु का गोला है। अना है, खुड मतलब वात रक्त वगैरह के पेशेंट्स हैं। प्लीहा है, निराम अतिसार है। आम अतिसार में तो नहीं, निराम अतिसार में दे सकते हो, शूल में दे सकते हो, जीर्ण ज्वर में दिया जा सकता है। प्रतिस्याय है, शुक्र ग्रह है, वात ग्रह है, मल ग्रह है, वर्धम है, अश्मरी है, रजोनाश है तथा दारुण वात रोगियों की चिकित्सा करें। तो निरूह बस्ती से जो भी ये डिस्मेनोरिया वगैरह की तकलीफ रहती है, खास करके ऑलिगोमेनोरिया वगैरह की तकलीफ रहती है, स्कैंटी पीरियड्स रहते हैं, वहाँ पर भी फायदा करेगा। बिल्कुल भी नहीं है मेनोरिया वाला टाइप का कंडीशन हो रहा है, चाहे बच्चियों को शुरुआत में हो रहा है और चाहे मेनोपॉजल एज ग्रुप के आसपास भी होता है, कई बार टूट करके आता है कई दिनों पर, तो वो सारे केसेस में दे सकते हैं। तो वायु का जब सही तरीके से अनुलोमन हो जाएगा तो आना शुरू हो जाएगा अच्छे से। फिर निरूह बस्ती के अयोग्य व्यक्ति कौन से हैं? अनास्थप्य अस्तु अति स्निग्धम छतो रसको भृशम ऋष आमातिसारी वमिमान संशुद्धो दत्त नावन श्वासकाश प्रसेक अर्शो हिदमा आधमान अल्पवन्य। फिर है शून पायु कृताहारो बद्ध छिद्रोदकोदरी कुष्ठी च मधुमेही च मासान सप्त च गर्भणी। तो निरूह बस्ती के अयोग्य कौन से लोग हैं? अति स्निग्ध है तो उनको निरूह बस्ती नहीं देनी है। उरह छत का मरीज है, अति कृश है तो उसको भी निरूह बस्ती नहीं देनी। आमातिसारी है उसको नहीं देना है, क्योंकि आमातिसारी का अपना होता है, वहाँ जो निकल रहा है निकलने देना होता है, और अलग से चीज़ नहीं, क्योंकि निरूह बस्ती में तो निकलता है एक्चुअली। निरंतर वमन रोगी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वैसे ही ऊपर से इतना लॉस हो रहा है, फिर नीचे से देना तो और मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि निरूह बस्ती अधिकतर शोधन करती है। फिर वमन विरेचन आदि से शुद्ध हुए होते हैं, तो कभी भी वमन विरेचन से शुद्ध हुए मरीज को तुरंत निरूह बस्ती नहीं दी जाता। फिर नस्य दिया गया, तो नस्य देने के बाद में नहीं करते हैं। कभी भी इस तरह की कंडीशन होती है तो पहले बस्ती दी जाती है, उसके कुछ टाइम बाद नस्य दिया जाता है। श्वास का मुख से लाला स्राव हो रहा, अर्श हिक्का आधमान है, मंदाग्नि का रोगी है, तो मंदाग्नि के रोगी को भी निरूह बस्ती को काढ़े की बस्ती देने के लिए मना किया, क्योंकि उससे भी बहुत शुद्ध अधिक रेचन हो जाता है। तो मंदाग्नि के मरीज को तीक्ष्ण विरेचन टाइप की चीज़ें नहीं देनी होती है, चाहे वो निरूह बस्ती के फॉर्मेट में ही क्यों न जा रही हूँ। जिसकी गुदा सूजी हो, भोजन किया हो, खाना खाने के बाद कभी भी निरूह बस्ती या काढ़ी बस्ती नहीं दी जाती। बद्धोदरी है, छिद्रोदरी है, दकोदरी है, कुष्ठी है, मधुमेह रोगी है, तो मधुमेह रोगी को भी निरूह बस्ती नहीं दी जाती। शास्त्र सीधे कर रहा है। और 7 मास तक की गर्भवती स्त्री इनको निरूह नहीं देना चाहिए। तो 7 मंथ तक जो होता है फीमेल प्रेग्नेंट जो होती है उनको भी नहीं दिया जाता है। इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। निरूह बस्ती का निषेध है। फिर अनुवासन के योग्य रोगी कौन है? आस्थाप्य यो च चन्वास्य विशेष अतिवन्य रुक्षा केवल वातारता। तो अनुवासन बस्ती के योग्य गुल्मी आदि जो रोगी निरूह के योग्य है वही अनुवासन के योग्य, विशेष करके अति अग्नि वाले रुक्ष तथा शुद्ध वायु से पीड़ित अनुवासन के योग्य। तो शुद्ध वायु से जो पीड़ित है उनको भी दे सकते हो, रुक्ष हैं अति अग्नि वाले भी हैं तो आप उनको अनुवासन दे सकते हो, कि उनकी अग्नि ज़्यादा अच्छी है, तो उससे ये मतलब वात का प्रकोप नहीं होगा जब अनुवासन दोगे तो। और फिर क्या है अनुवासन के योग्य रही है? तो नानुवास्य अस्त एवच एन स्थाप्य अस्तथा पांडुकामला में पीनसा निरन्न प्लीह बिडभेद गुरु कोष्ठ कपोदरा अभिषंदी भृश स्थूल कृमि कोष्ठाड्य मारुता पीते विषय गर अपच्यम स्लीपदी मलगंडवान। तो और जो निरूह के योग्य हैं वही अनुवासन के योग्य हैं। उनके सिवाय जो है पांडु, कामला, पीनस रोगी जो होते हैं, बिना भोजन किया हुआ, प्लीहा रोगी होता है, अतिसार रोगी होता है, भारी उदर वाला होता है, कफोदर रोगी होती है, अभिसंधि मतलब नेत्र रोगी होता है, अति स्थूल है, कृमि कोष्ठ है,
आठे बात रोगी है, विष पीने पर गर्भ विष में, अपची में, स्लीपद में और गंड रोग में अनुवासन नहीं देना चाहिए। तो अनुवासन वस्ती के यहाँ पर देखो निषेध है। तो अगर सही तरीके से सोचोगे तो प्रमेही जो है, प्रमेही को वहाँ पर भी मधुमेह मरीज को निरू भी नहीं देते थे और अनुवासा भी नहीं देते हैं। तो अधिकतर जो है आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि बस्ती का निषेध है प्रमेही मरीज को, क्योंकि प्रमेह के ज़्यादातर मरीज आते हैं और फिर इंसान सोचता है क्या दे, तो प्रमेही को आप विरेचन दीजिए, अच्छा चीज़ होता है। फिर निरुतर्था अनुवासन यंत्र के लक्षण क्या है? तयोनस्तु नेत्रम हेमादि धातुर दारवा अस्थि वेणुजम गोपुच्छाकारम छिद्रम श्लक्षण ऋजु गुली का मुखम। तो नीरु अनुवासन यंत्र का जो नेत्र है तो सुवर्णादि धातु का, लकड़ी का, अस्थि का या बांस का बना होना चाहिए। इसका आकार गाय की पूंछ के बाद क्रमशः आगे को पतला होता हुआ होना चाहिए। इसकी दीवार में कोई छेद नहीं होना चाहिए। चिकना सीधा था, मुख पर गोल धार रहित होना चाहिए। अगर चिकना नहीं रहेगा, धार रहित नहीं रहेगा तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह का चीज़ें होनी चाहिए। और आजकल तो रबर कैथेटर यूज़ करते हैं, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं फंसती है। फिर आगे उक्त यंत्र की लंबाई आदि क्या है? उन्हें अब्दे पंच पूर्णे अस्मिन्ना सप्तभ्यो अंगुलानि षट् सप्तमे सप्त तानि अष्टो द्वादशे षोडशे नौ द्वादशे परम विंशाद्विच्छ वर्षांतरेषु च वयोबल शरीराणि प्रमाणम अभिवर्धयेत। उसमें नेत्र प्रमाण का क्या बोला? 1 वर्ष से कम बच्चे के लिए 5 अंगुल, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक 6 अंगुल, 7वें वर्ष में 7 अंगुल, 12वें वर्ष के लिए 8 अंगुल, 16वें वर्ष के लिए 9 अंगुल, 20 के आगे 12 अंगुल नेत्र होना चाहिए। बीच के वर्षों के लिए तथा वय बल और शरीर को देकर भी बस्ती नेत्र का प्रमाण बढ़ाना चाहिए। फिर क्या है? स्वअंगुष्ठेन समम मूलम स्थौल्यन अग्रे कनिष्ठया, अपने अंगूठे के समान मूल में और आगे कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटा होना चाहिए। फिर क्या है? पूर्णे अब्दे अंगुलामादाय तद अर्ध प्रवर्धितम त्रयंगुलम परमम छिद्रम मूले अग्रम वहते तु यत मुद्गम मासम कलायम च क्लिन्नम करकंधुकम क्रमात्। तो यहाँ पर है यंत्र का छिद्र होता है 1 साल के बच्चे के लिए 6 अंगुल लंबे यंत्र का छिद्र, मूल में 1 अंगुष्ठ होना चाहिए। इस प्रकार इसको आधा का आधा अर्थात 1/4 अंगुल बढ़ाते हुए 3 अंगुल परिमाण तक ही छेद को बढ़ाएं। अगला छेद मुंह, उड़द, सूखी कलाय, क्लिन्न कलाय और बेर की गुठली निकालने योग्य क्रमशः होना चाहिए। प्रथम वर्ष में मूल में छेद अंगुल मात्र जब तक आयु 6 साल तथा नोक का छिद्र मुंह जाने योग्य 7 से लेकर 11 वर्ष तक, मूल में छेद 1 से 1/4 अंगुल, नोक में उड़द जाने योग्य 12 से 16 वर्ष तक 1.5 अंगुल, नोक में मटर जाने योग्य 16वें में 1 से 3/4 अंगुल, 17वें में 2 अंगुल, 18वें में 2 से 1/4 अंगुल, 19वें में 2 से 1/2 मतलब अंगुल, 20वें में 2 से 3/4 अंगुल और नोक में गिली मटर के जाने योग्य 21वें वर्ष में 3 अंगुल मूल छिद्र और नोक का छेद जो होता है बेर के बराबर होना चाहिए। ये वक्तव्य में दे रखा है। आगे है उक्त यंत्र में कर्णिकादि का जोड़ना। मूल छिद्र प्रमाणेन प्रांते घटित कर्णिकम वर्त्या अग्रे पिहितम मूले यथा स्वम अंगुलांतरम कर्णिकादि वितयम नेत्रे कुर्यात्। तो मूल छिद्र के प्रमाण से किनारे पर एक कर्णिका बनाए जिससे नील का आगे गुदा में अधिक न जावे। इस नेत्र का अगला भाग रुई की बत्ती से बंद रखें, कोई वस्तु बंद न कर दें। मूल में अपनी 2 अंगुलियों के अंतर से दूसरी कर्णिका बस्ती को बांधने के लिए नेत्र में करें। फिर क्या है? तत्र च योजित अभि महिष दीनाम बस्ती सुमुद्रितम दृढ़म कषाय रक्तम निश्छिद्र ग्रंथि गंध शिरम तनु ग्रथितम साधु सूत्रेण सुख संस्थाप्य भेषजम। तो इस दूसरी कणिका में बकरी, भेड़, भैंस आदि की मजबूत अच्छी प्रकार मली हुई बस्ती को बांध देना चाहिए। बस्ती हरड़ या कीकर से रंगने के कारण लाल, छिद्र रहित, गांठ रहित, गंध एवं शिरांश रहित, पतली, उत्तम धागे से भली प्रकार बधी, भली प्रकार सुगमता से जिसमें औषधि रखी जा सके ऐसी होनी चाहिए। फिर अब बस्ती के अभाव में कर्तव्य क्या है? बस्ती अभावे अंकपादम व न्यसेद वासो अथवा घनम। बस्ती के अभाव में चिमगादड़ का चर्म या मजबूत वस्त्र को काम में ले आना चाहिए। हिमाद्री ने अंकपाद का अर्थ उरुचर्म या पाद चर्म किया। अरुणदत्त ने चरणादि अवय विशेष किया है। निरु बस्ती की मात्रा। निरु मात्रा प्रथमे प्रकंचो वत्सरे परमम प्रकुंच वृद्धि प्रत्यब्दम यावत षट् प्रसृतास्ततः प्रसृतम वर्धयेद उर्ष्वम द्वादश अष्टादशस्य तु आसप्त
तेरिदम मानम दशव प्रसृता परम। तो प्रथम वर्ष में निरु की मात्रा एक प्रकुंच मतलब पल प्रमाण है। एक पल में पता है कि 4 तोला होता है, उस हिसाब से देख लीजिए। इसके आगे प्रत्येक वर्ष के लिए एक प्रकुंच मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए, जबकि ये मात्रा 6 प्रसृत न हो जाए। इसके आगे प्रतिवर्ष 1 प्रसृत मान को बढ़ाएं। 18 वर्ष की आयु के लिए 12 प्रसृत देवें। 70 वर्ष की आयु तक यह प्रमाण है। 70 वर्ष के आगे 10 प्रमाण ही प्रसृत है, इससे अधिक नहीं। अनुवासन बस्ती की मात्रा क्या होनी चाहिए? यथा यथम निरूह से पादो मात्रा अनुवासन है, तो अनुवासन की मात्रा निरू के अनुसार प्रतिवर्ष निरू की मात्रा की 1/4 अर्थात कर्ष परिमाण है, अर्थात 1 पल के स्थान में 1 कर्ष, 2 पल के स्थान में 2 कर्ष आदि। फिर अनुवासन की विधि क्या है? आस्थाप्य में स्नेहितेम सुन्नम शुद्धम लब्ध बलम पुनः अनुवासनार्हं विज्ञाय पूर्वम एव अनुवासयेत। शीते वसंते च दिवारात्रो केचित् ततो अन्यदा। अभ्यक्त स्नात मुचितात् पादहीनम हितम लघु। अस्निग्ध रुक्षमशितम सानुपानम द्रवादि च। कृतचंकर्मणम मुक्त बिणमूत्रम शयने सुखे। न अति उच्छ्रिते न चोच्छिर्षे अविष्टम वाम पार्श्वतः। संकोच्य दक्षिणम शक्ति प्रासार्य च ततो अपरम। तो इसमें क्या है? आस्थापन बस्ती देने के योग्य मनुष्य का स्नेह स्वेदन करके वमन विरेचन से शुद्ध हो जाने पर, फिर से शरीर में बल आ जाने पर अनुवासन के योग्य जानकर निरू देने से पूर्व अनुवासन बस्ती दें। शीत ऋतु में और बसंत ऋतु के दिन में समय और शेष ग्रीष्म वर्षा और शरद रात्रि में बसंत बस्ती देनी चाहिए। तो ग्रीष्म शरद और वर्षा ऋतु में आपको रात में देना है, ऐसा कुछ लोग का मत है। वस्तुतः रात्रि में बस्ती सर्वथा त्याज्य है, न बस्ती प्रणयेद रात्रो। यह अष्टांग संग्रह में कहा है। अभ्यंग और स्नान करके प्रतिदिन जो भोजन की मात्रा उसमें से चौथाई मात्रा कम करके, तो चौथाई मात्रा कम करके हितकारियों लघु तथा ईशत स्निग्ध उष्ण वगैरह इस तरह का भोजन वगैरह देना आदि अनुपान के साथ खा करके, थोड़ा टहल करके, मलमूत्र का त्याग करके, आरामदायनी शैया जो बहुत ऊंची न हो तथा सिरहाना ऊंचा न हो, पर वाम पर से लेटकर दक्षिण टांग को मोड़कर जिससे पेट पर दबाव पड़े और वाम टांग को पसार कर रखें। तो बस्ती देने के अपने तरीके में देखा, चाहे निरू बस्ती देते हैं चाहे अनुवासन बस्ती देते हैं। पेशेंट को क्या करते हैं? अनुवासन बस्ती तो आपको पता है खाना खाकर दी जाती है, निरू बस्ती जो होती है वो खाली पेट दी जाती है। तो अनुवासन बस्ती में जब खाना खिलाए तो पूरा खाना नहीं खिलाएंगे, मतलब 3/4 खिलाएंगे, 1/4 हटा देंगे। और साथ में लेफ्ट लेटरल लिटाना होता है और जो दायां पैर होता है पेट से लगाना होता है। और उससे क्या होता है कि हमारे एनल कैनाल का जो जगह है वो बड़े अच्छे से आराम से दिखता है। तो जो भी परिचारक होता है या थेरेपिस्ट होता है उसको काम करने में वहाँ पर आसानी भी होती है और जगह भी मिल जाती है और सही तरीके से जा भी सकता है। तो सुश्रुत ने रात्र में बस्ती देना निषिद्ध कहा है, किंतु अष्टांग संग्रह में रात्रि में सामान्यतः निषेध करते हुए दोष कालात के विचार से रात्रि में भी अनुवासन देने को कहा है। यथा न रात्रो प्रणेद बस्तिम दोषोत्क्लेशो ही रात्रि स्नेह वीर्ययुतः कुर्याद आदमानं गौरवज्वरम्। आम्लपित्त कफम वृक्षम भृशम वातरुजार्दितम भुक्तम जीर्णासनम कामम रात्रे अनुवासेत। केवल अनिल पीड़ितम वसुधमपि निरूपित तो वेलम अपि अनुवास अति आत्तिक्युत्तात। तो इस तरीके से कंडीशंस होती है। फिर आगे बस्ती प्रयोग विधि क्या है? तो अथ अस्य नेत्रम प्रणयेत स्निग्ध मुखम गुदे उच्छ्वास्र बस्ते वर्धने बद्धे हस्तम अकंपयन पृष्ठवसम प्रति ततो नाति द्रुत अति विलंबितम नाति बेगम न वा मंदम सकृदेव प्रपीड़ित सवशेषम च कुर्वित वायु शेषो ही तिष्ठति। तो इसके उपरांत स्निग्ध गुदा में स्निग्ध मुख किया नेत्र प्रविष्ट करें, बस्ती के शरीर को दबाकर वायु निकाल देवें। फिर नेत्र से बस्ती को बांध कर गृष्टवंश की दिशा में नेत्र को प्रविष्ट करें। हाथ को न हिलाते हुए, न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे, न बहुत जोर से, न बहुत मंद रूप में, अभी तो एक समान वेग एक बार ही बस्ती को दबाना चाहिए। बस्ती में बस्ती द्रव्य थोड़ा बचा लें क्योंकि संपूर्ण खाली हो जाए और बस्ती में वायु रह जाती है। तो तरीका यही होता है कि आजकल जो हम लोग देते हैं तो उसमें एनिमा पॉट वगैरह होता है। अगर कैथेटर ले रहे हैं साथ में कैथेटर उससे अटैच कर देते हैं तो उससे देते हैं। अगर निरू बस्ती दे रहे हैं, अगर अनुवासन बस्ती दे रहे हैं तो उस तरह की मेटालिक सिरिंज भी आती है। लोग प्लास्टिक की भी सिरिंज से क्या करते हैं, कैथेटर को अटैच कर लेते हैं। तो तरीका ये होता है कि आपने लेफ्ट लेटरल लिटा दिया, दाएं पैर को पेट से लगा दिया। साथ में क्या करना होता है कि जो कैथेटर का आगे का पार्ट होता है उसको भी हम लोग मॉइस्चराइज कर लेते हैं, मतलब वहाँ पर मेडिकेटेड ऑयल जो होता है वो लगा लेते हैं। साथ में कभी भी बस्ती देना है तो हमेशा हैंड ग्लव्स डाल करके दीजिए, दैट विल बी मच मोर कंफर्टेबल। आपके नाखून कटे होना चाहिए, बहुत हाइजीन के साथ देना चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए कि शुरुआत में जो है जैसे आप पीआर करते हो वैसे पीआर करके देख लो। पीआर करने के बाद में ऑयल लो, ऑयल लेकर के एनल कैनाल में भी लगा लो और आपके कैथेटर में भी लगाए। फिर उसको इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट करने से पहले क्या होता है कि उसमें से थोड़ा सा पानी वगैरह, ऑयल वगैरह जो भी कंडीशन है, मतलब पानी का मतलब है जैसे कि काढ़े हैं वो काढ़े निकाल लेने होते हैं, या
ऑयल है तो थोड़ा सा ऑयल बाहर निकाल लीजिए, और जब आपने दे दिया है पूरा तो थोड़ा सा ऑयल अंदर बचा लीजिए। तो उससे क्या होगा, कभी भी एयर की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एयर की एंट्री हो जाती है तो बहुत इंटेंस पेन होता है, तो इस वजह से कंडीशंस और ख़राब हो जाती है। तो बस्ती देने में कुछ छोटी छोटी चीज़ों हैं जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें, उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। फिर बस्ती देने के बाद कर्तव्य और स्नेह बस्ती क्या होती है, स्नेह निवृत्ति। तो दत्ते तुत्तान देह से पाणिना ताड़ेद स्पिजौ तत्पारिश्रम्याम तथांशयाम पादतश्च त्रिरुचि रुत छिपेत ततः प्रसारित अंग से सोपधान से पाषण के आहन्याम उष्टिनाम अंगम च स्नेहन अभ्यज्य मर्देत वेदनार्थम इति स्नेहो न ही शीघ्रम निवर्तते योज्य शीघ्रम निवृत्ते अन्य स्नेहो अति अष्टन्न कार्यकृत। तो इसमें क्या है कि बस्ती देने के उपरांत तो रोगी को चित्त लिटा देना। तो अभी आप बस्ती दिया था लेफ्ट राइट पोर्शन में, आप क्या करेंगे, सीधा लिटा देंगे। तो बस्ती देने के उपरांत तो रोगी को चित्त लिटाकर उसके नितंबों पर हाथों से थपथपाएं। तो चित्त जब लिटा देंगे तो चित्त लिटाकर उसके नितंब पर, ऑब्वियस सी बात है पीछे की तरफ लेटेगा तभी तो हो पाएगा, तो उसके जो नितंब होते हैं उसको हाथों से थपथपाएं। फिर रोगी की एड़ियों से उसके नितंबों को थपथपाएं। तो रोगी की एड़ियों से उसके नितंबों को थपथपाएं। पैर से रोगी की सैया को 3 बार ऊपर उठाकर नीचे छोड़ दें, जिससे औसत द्रव्य ठीक तरह से आंच में पहुंच जाए। फिर शरीर को फैलाकर एड़ियों में तकिया लगा दें। पीड़ा होने पर मुट्ठियों से अंगों पर हल्की चोट करें। शरीर पर स्नेह का अभ्यंग करके मर्दन करें। इस प्रकार करने से स्नेह शीघ्र वापस नहीं आता। यदि स्नेह शीघ्र वापस आ जाए तो दूसरी बात फिर से उसको देना होता है। फिर आगे क्या है, स्नेह वृत्ति के बाद कर्तव्य। तो दीप्ताग्नि तू आगत स्नेहम सायने भोजन लघुत। तो अग्नि पर दीप्त तो भूख लगे और स्नेह बाहर आ गया हो तो सायंकाल में लघु भोजन दें। तो इस बात का ख्याल रखें कि सुबह आपने दिया है फिर शाम को भोजन देना है। तो अनुवासन बस्ती के बाद तुरंत खाना खाना नहीं होता। फिर स्नेह बस्ती का समय क्या है, तो निवृत्ति काल परम आश्रयो यामस्तः परम अहोरात्रम उषे छेत परतः फलवर्ति भी तीक्ष्णवा वर्ति भी कुर्याद यत्नम स्नेह निवृत्त है। तो स्नेह के लौटने का उत्तम समय 3 प्रहर है। 3 प्रहर मतलब हो गया 3 चौके 12 घंटे। इतने समय में वापस ना आए तो दिन रात अर्थात 24 घंटे तक अपेक्षा करें। इतने समय में भी वापस ना आए तो तीक्ष्ण फलवर्तियों से तीक्ष्ण बस्तियों द्वारा उसको वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर स्नेह निवृत्ति के भाव में क्या कर्तव्य करेंगे, अतिरोच्छाद्याद नागच्छत्न चेज्जाड्यादि दोषकृत उपेक्षेतैव हि ततो अध्योषितश्च निशाम पिबेद प्रातर्नागर धान्यम्भ कोष्णम केवलम वा। तो अतिरुक्षता के कारण यदि स्नेह वापिस न आकर भी जड़ता आदि दोष उत्पन्न न करे तो उसकी उपेक्षा ही कर दें, इसको बाहर निकालने का प्रयास न करें। रात्रि बीत जाए तब प्रातःकाल सौंठ धनिया का गुनगुना पानी अथवा केवल गर्म पानी पिएं। फिर अनुवासन का समय क्या है, अनुवासेत तृतीय अन्य पंचमे वा पुनश्चमम यथा वा स्नेह पक्ति स्याद तो अति उल्बण मारुतान व्यायाम अनित्यान दीप्ताग्नि रुक्षांस प्रतिवासरम। तो इस रोगी को तीसरे दिन अथवा 5वें दिन फिर अनुवासन देना चाहिए, अथवा जितने समय में स्नेह का पाचन हो उतने समय बाद अग्नि की अपेक्षा से अनुवासन देवे। अधिक से अधिक 7 दिन, कम से कम 3 दिन जिसमें वायु की प्रधानता हो, जो नित्य व्यायाम करते हो, जिनकी अग्निदीप्त और जो रुच्छ उन्हें प्रतिदिन अनुवासन देना चाहिए। तो पेशेंट की जो डाइजेस्टिव फायर होती है, कायाग्नि या जठराग्नि होती है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना। तो जो जैसी कंडीशन होगी वी हैव टू डिसाइड। फिर निरु का समय क्या है, इति स्नेह स्त्री चतुर है स्निग्ध शोरतो विशुद्ध है निरूहम शोधनम युज्याद अस्निग्ध स्नेहनम तनु। तो इसमें क्या है, इस प्रकार 3 या 4 स्नेहों से स्निग्ध हो जाने पर स्रोतों के शोधन के लिए शोधन निरूह देना चाहिए। शरीर के अस्निग्ध होने पर स्नेहन देना चाहिए, निरूह नहीं देना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा रुक्षता है तो उसमें आप अनुवासन दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा मतलब रुक्षता नहीं है तभी दे पाएंगे। फिर निरूहण बस्ती की विधि, तो पंचमे अथ तृतीय वा दिवसे साधके शुभे मध्याह्ने किंचित अप्रवृत्ते प्रवृत्ते बलि मंगले। फिर क्या है, अभक्त्य स्वेदितो उत्तर सृष्ट मलम नाति भुभिक्षितम अवेच्छ पुरुषम दोष भेषजादीनि चादरात बस्तिम प्रकल्पयेद वैद्यस्तद्वि
तद्विदैर बहु भी सह। तो निरूह बस्ती 5वें या तीसरे दिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से शुभ दिन निश्चित करके मध्याह्न के कुछ बीत जाने पर बलि और मंगलाचार करके शरीर पर तैल का अभ्यंग और स्वेदन कर मल का त्याग करके थोड़ी भूख का अनुभव होने पर रोगी के आयु तथा दोष औषध आदि का विचार कर बस्ती की जाने वाले बहुत से वैद्यों के साथ बस्ती देवें। तद्विद बस्ती कुशल है, वैदिक शास्त्रज्ञ में कहा गया है। फिर इसमें मध्याह्न के कुछ समय बीत जाने पर देखो करना है एकदम सुबह सुबह, कई बार हम लोग अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो वो चीज़ नहीं है। फिर यह है कि निरूह कल्पना दोषानुसार से प्रमाण तो क्वाथेत विंशति फलम द्रव्य से अष्टौ फलानि च तथा क्वाथा चतुर्थांशम स्नेह वाते प्रकल्पित पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशम अष्टमांशम कफेदिके सर्वत्र च अष्टमं भागे कलकाद भवति वा यथा न अति अच्छ सांद्रता बस्ते पल मात्रम गुणस्य च मधुपट्टवादिशेषम च युक्तयान। तो निरूह कल्प में क्या है, द्रव्य बस्ती कल्पोक्त 10 मूलादि के 20 फल लेने हैं, मैन फल के 8 फल लेने हैं। इन 8 फलों की मात्रा 1 फल होती है। इनमें 16 गुना जल मिलाकर चौथाई क्वाथ करना चाहिए। इस क्वाथ से चौथाई स्नेहवात दोष में मिला है, पित्त दोष में और स्वस्थ अवस्था में क्वाथ का षष्ठांश, कफ की अधिकता में अष्टांश स्नेह मिलाया तो सब स्थानों पर कल्क का अष्टमांश स्नेह मिलाया चाहिए। अथवा जिससे बस्त्री न तो बहुत पतला हो न बहुत गाढ़ा हो, ऐसा करें। इसमें गुड़ 1 फल मिला है, मधु और नमक आदि शेष द्रव्य युक्ति से मिलानी चाहिए। यह शास्त्र एकदम क्रिस्टल क्लियर करा। फिर वह सर्वम तद एकतः उष्ण अम्बु कुंभी वाष्पेण तप्तम खज समाहतम प्रक्षिप्य वस्तो प्रणयेत पायो नाति उष्ण शीतलम न अति स्निग्धम न वा रुक्षम न अति तीक्ष्णम न वा मृदु न अति अच्छ सांद्रम नो न अतिमात्रम नापटु नाति च लवणम तद वद अम्लम च। तो इसमें क्या रखा है, सब वस्तुओं को मिलाकर गर्म पानी से भरे पात्र के वाष्पों से गर्म पानी कर मथानी से खूब मथे। इस द्रव्य को बस्ती यंत्र में डालकर न बहुत गर्म न बहुत ठंडा गुदा में देवें। यह द्रव्य न बहुत स्निग्ध न बहुत रुक्ष न बहुत तीक्ष्ण न बहुत मृदु न बहुत निर्मल पतला न बहुत गाढ़ा, न मात्रा में कवर न मात्रा में अधिक, न नमक रहित तो न बहुत नमक वाला, न बहुत अम्ल न बहुत थोड़े अम्ल का होना चाहिए। अन्य मत क्या है, पठन्ते अन्ये तु तद्विदः मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात् स्नेह माच्छिकयो पृथक् कर्षार्धं माणिमन्थस्य स्वस्थे कल्कफलद्वयं सर्वद्रवाणां शेषाणां फलानि 10 कल्पयेत। बस्ती को जानने वाले कुछ आचार्य दूसरे प्रकार से पढ़ते हैं था। स्वस्थ अवस्था में स्नेह और मधु की पृथक पृथक मात्रा 3 पर, सेंधा नमक आधा कर, कल्क 2 पल, शेष सब द्रव्य 10 पल लेकर के बस्ती बनाए। तो माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात् आवपेत निरूहाणाम एस संयोजने विधि। तो मधु नमक स्नेह और कल्क इनको क्रमशः मिलाएं। यह निरूहों के मिश्रण का नियम है। निरूहण के पश्चात कर्तव्य तो उत्तानो दत्त मात्रे तु निरूह तन्मना भवे कृतोपधान संजात वेगश्च उत्कटः सृजेत। निरूह ले जाने पर रोगी पीठ के बल उत्तान लेट करके निरूह में मन को लगाए, सिर के नीचे तकिया रख कर लेटे, मल प्रवृत्ति होकर उकड़ू बैठ करके मल त्याग करे। यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर बोला गया है। निरूहण की अवधि आगतो परमः कालो मुहूर्तो मृत्य परम तत्र अनुलोमिकम स्नेह क्षार मूत्र अम्ल कल्पितम तु त्वरितम स्निग्ध तीक्ष्ण उष्णम वस्तिम अन्न प्रपीड़ेत विदध्यात फलम वर्ती वा स्वेदन उत्त्रासनादि च। तो निरूह बस्ती के लौटने का अधिक से अधिक समय 1 मुहूर्त यानी 2 घटिका है। इससे अधिक समय लगना मृत्यु के लिए घातक है। इस अवस्था में अनुलोमन कारक स्नेह एरंड तैल आदि क्षार योक्षार आदि को मूत्र गोमूत्र आदि अम्लकांजी आदि से बनाए स्निग्ध तीक्ष्ण उष्ण दूसरी बस्ती रोगी को जल्दी से देवें अथवा फलवर्ती बरतें और स्वेदन करावें तथा डरावें। स्वयं निरूहण होने पर कर्तव्य स्वयं निवृत्तम तो द्वितीयो बस्तिरिष्यते तृतीयो चतुर्थोपि यावद्वा सुनिरूढ़ता। तो यदि बस्ती अपने आप भी वापस निकल जाए तो भी दूसरी बस्ती देनी चाहिए। अतिशीघ्र अगर वापस आ गए तीसरी और चौथी भी बस्ती दें। जब तक भली प्रकार निरूहण के लक्षण दिखाई न दें तब तक बस्ती देनी चाहिए। सम्यक निरूहण के लक्षण तथा पथ्यादि विरक्त वंच योगा दिनवी द्यात। तो इसमें क्या है, निरूह में सम्यक योग अयोग और रतयोग के लक्षण विरेचन के बाद जानने चाहिए। योगे तु भोजेत कोषणेन वारिणा स्नातम तनुधन्व रसोदनम। तो सम्यक प्रकार निरूह होने पर गुनगुने पानी से स्नान कराकर जांगल मांस रस का पतला बना करके उसके साथ चावल देवें।
वात विकार के लिए निरूह है, वात की शांति के लिए जांगल मांसरस श्रेष्ठ है। बमन विरेचन में अग्निमांद होता है, परंतु निरूह के नाभि के ऊपर न जाने से अग्निमांद नहीं होता, इसलिए पेयादिक्रम यहाँ पर नहीं कहा है। पथ्य देने से लाभ, विकारा ये निरूढ़ से भवंती प्रचलैर्मलय ते सुकोष्ण अंबु सिक्त से यान्ति भुक्तवत समम। निरूबस्ती देवे व्यक्ति में अतिशय चलामान हुए दोषों कारण जो विकार उत्पन्न होते हुए गर्म पानी से स्नान करके भोजन करने से शांत हो जाते हैं। अनुवासन देने के समय अथ वात अर्दितम भूय सद्य एवं अनुवासित, निरूह के बाद वात पीड़ित मनुष्य को तुरंत अनुवासन दे। अनुवासित का लक्षण क्या है? सम्यक घीन अति योगाश्च तस्य स्यु स्नेह पीतवत। इस अनुवासन के संयोग अयोग और अति के लक्षणों को स्नेहपान के लक्षणों की भांति समझना चाहिए। अनुवासन के संयोग के लक्षण क्या है? किंचित कालम स्थितो यश्च स पुरुषो निवर्तते सानुलोम अनुलोम अनिल स्नेह तत्सिद्धम अनुवासनम। तो जो अनुवासन शरीर में कुछ समय रहकर मल के साथ तथा अनुलोमिक अपान वायु को साथ में लेकर आता है, उसे सफल स्नेह अनुवासन बस्ती समझना चाहिए। फिर अनुवासन के दोष अनुसार क्या संख्या दी? तो यहाँ पर है एकम त्रीन वा बला से तो स्नेह बस्तीन प्रकल्पित, पंचम व सप्तम व पित्ते नव एकादश वा अनिले पुनस्ततो अपि युग्मास्तु पुनरास्थापनम तदा। तो कफ दोष में 1 या 3 अनुवासन बस्ती देवें, पित्त में 5 या 7 और वायु में 9 या 11 स्नेह बस्ती देवें। इसके आगे भी जरूरत हो अयुग में विषम अनुवासन देवें, पीछे से फिर से स्थापन बस्ती देवें। अनुवासित का भोजन कफ पित्त अनिलेशु अन्नम यूस क्षीर रस है क्रमात्। तो आस्थापन देने के पीछे कफ में यूस देना है, पित्त में दूध देना और वायु में मांस रस का भोजन करामें। अब है वात रोग में बस्ती। तो वातग्न औषधानि क्वाथ त्रिपित सैंधवयुत बस्ती रेको अनिले स्निग्ध स्वादु अम्लोष्णो रसायनित। तो वायु विकार में 10 मूलाधि वातग्न औषधियों के क्वाथ में निशोथ सैंधव मिलाकर स्निग्ध मधुर अम्ल एवं उष्ण मांस रसों से युक्त एक बस्ती देनी चाहिए। पित्त रोग में क्या? नगरदादि गण क्वाथ पद्मकादि सितायुक्त पित्ते स्वादु हिमो साज्य क्षीरेच्छु रस माच्छिको। तो पित्त में निगृधादि एवं पद्मकादि दोनों गणों में शर्करा मिलाकर तथा घी दूध इच्छु रस मधुर के साथ मधुर एवं शीत 2 बस्तियां उत्तम है। कफ रोग में क्या बस्ती है? आरगवदादि निष्क्वाथ वत्सकादि युतास्त्रय रुक्षा सौद्र गोमूत्र तीक्ष्ण उष्ण कटुका कफे। तो कफ में आरगवदादि वत्सकादि दोनों गण मिलाकर मधुर गोमूत्र के साथ रुक्ष तीक्ष्ण कटु और उष्ण गुण वाली 3 बस्तियां देनी चाहिए। सन्निपात में बस्ती त्रयस्ते सन्निपाते अपि दोषान घ्नन्ति यतः क्रम। सन्निपात में भी 3 ही बस्तियां दें क्योंकि ये क्रमशः तीनों दोषों को नष्ट करती हैं। संसार में 2 ही बस्ती दें। चौथी बस्ती का निश्चय त्रिभ्य परम बस्ती मतो निच्छिन्ते अन्य चिकित्सका न ही दोष चतुर्थो अस्ति पुनर्दीयत ये प्रतिम। तो दूसरे चिकित्सक 3 से अधिक बस्ती देना उत्तम नहीं मानते क्योंकि चौथा कोई दोष नहीं हो जिसके लिए चौथी बस्ती दी जाए। अन्य हेतु क्या? उत्क्लेशनम शुद्धिकरम दोषाणाम समनम क्रमात् त्रिधैव कल्पयेद बस्तीम इति अन्य अपि प्रचक्षते। दूसरे चिकित्सा भी 3 ही तरह की बस्ती मानते हैं। पहली बस्ती दोषों का उत्क्लेश करती, दूसरी बस्ती इनका शोधन करती, तीसरी दोषों का समन करती। इस क्रम से भी 3 ही बस्तियां उचित हैं। दोनों पक्षों की प्रामाणिकता। दोष औषधार्दित बलतः सर्वमेतत् प्रमाणयत। तो क्या है? दोष एवं औषध के बल का विचार करके सबको स्वीकार करना चाहिए अर्थात दोषाधिक्य होने पर तथा बल की अधिकता में औषध मृदु हो तो अधिक बस्तियां भी देनी चाहिए। उक्त विषय में स्वमत क्या है? सम्यंग निरूढ़ लिंगम तु ना संभाव्य निवर्तयेत। तो ये है जब तक सम्यक निरूह के लक्षण न हो तब तक बस्ती देनी चाहिए, यह सिद्धांत है। फिर कर्मादि बस्तियों की संख्या क्या है? प्राक स्नेह 1 पश्चान्ते द्वादश स्थापनानि च सानु अनुवासनानि कर्मैव बस्तेय स्त्रिंस दीरिता। तो कर्म बस्ती 30 है यथा प्रथम स्नेह बस्ती 1, सबसे अंत में स्नेह बस्ती 5 तथा 12 निरूह बस्तियां 12 अनुवासनों के साथ 1 निरूह 1 अनुवासन इस प्रकार मिलाकर दें। काल पंचदशय को प्राक स्नेह अंत त्रयस तथा षट पंच वस्त्यंतरिता। काल बस्तियां 15 हैं यथा प्रथम में 1 स्नेह बस्ती और अंत में 3 स्नेह बस्ती और 6 अनुवासन बस्तियों को 5 निरूह बस्तियों को बीच में करके देवें। योगो अष्ट बस्तयो अत्र तु त्रयो निरूहा स्नेहाश्च स्नेहावाद्यंत
योर्भव। तो योग बस्तियां 8 हैं, यथा प्रथम 1 स्नेह बस्ती और अंत में 1 स्नेह बस्ती, ये 2 और 3 निरूह बस्ती और 3 अनुवासन बस्ती, 3 3 6 2 8 हो गया। इनको बीच में करके देवें। एक बस्ती के अतिशीलन का निषेध। स्नेह बस्ती निरूहमा नैकम एव अतिशीलेत उत्क्लेश अग्निवधो स्नेह अन्निरूहान मरुतो भयम। अकेली स्नेह बस्ती या अकेली निरूह बस्ती का अधिक व्यवहार न करें। अधिक स्नेह बस्तियों से उत्क्लेश अग्निमांद होता है और अधिक निरूह बस्तियों से वायु के प्रकोप का भय रहता है। उपसंहार। तस्मान निरूढ़ स्नेह स्यान निरूढ़ अनुवासन्य। इसलिए जिसे निरूढ़ दिया गया उसको स्नेह बस्ती दें और जिसको स्नेह बस्ती देगी उसे निरूह बस्ती दें। स्नेह शोधन युक्त एवं बस्ती कर्म त्रिदोषित। स्नेहन और शोधन की युक्ति से ही बस्ती कर्म त्रिदोष नाशक होता है, अर्थात स्निग्ध का शोधन, शुद्ध का स्नेहन, स्निग्ध का पुनः शोधन, यह नियम ही त्रिदोष नाशक है। फिर आगे है मात्रा बस्ती के लक्षण आदि। रस्व स्नेह पानस मात्रया योजित सम मात्रा बस्ती स्मृत स्नेह। मात्रा बस्ती स्नेह पान की हस्व मात्रा 2 या में जीर्ण होने वाली के बराबर स्नेह की मात्रा जिस बस्ती में दी जाती है उसको मात्रा बस्ती कहते हैं। कई आचार षटफला तु भवेत ज्येष्ठा त्रिफला मध्यमा भवेत कनीय से ऊर्ध्वफला त्रिधा मात्रा अनुवासने, ऐसा मानते हैं। अब आगे क्या है। शीलनीय सदाच स बाल वृद्ध अध्वभार स्त्री व्यायाम सक्त चिंतक है। वात भग्न बला अल्प अग्नि नृपेश्वर सुखात्म भी दोषग्नो निष्परिहारो बल्य सृष्ट मलह सुख। तो और यह मात्रा बस्ती बालक वृद्ध मुसाफरी भार उठाना स्त्री से उन व्यायाम में आसक्त चिंता करने वाले वात प्रकृत अस्थि भग्न निर्बल मंदाग्नि राजा ऐश्वर्य सुखी व्यक्तियों को सदा सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह मात्रा बस्ती दोषनाशक, इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं है, बल कारक है, मल को निकलने वाली और सुख कारक है। उत्तर बस्ती का विधान। बस्तो रोगेषु नारिणाम योनि गर्भाशयेषु च द्वित्र स्थापन शुद्धेभ्य विद्याद वस्ति मम उत्तरम। तो मूत्राशय के रोगों में तथा स्त्रियों को योनि एवं गर्भाशय के रोगों में, मूत्राशय के रोगों में भी स्त्रियों को 2 या 3 स्थापन बस्तियों से शोधन करके उत्तर बस्ती देनी चाहिए। उत्तर बस्ती के यंत्र का प्रमाण। आतुरांगुल मानेन तन्नेत्रम 12 अंगुलम वृत्तम गोपुच्छ वनमूल मध्ययो कृतकर्णिकम सिद्धार्थक प्रवेशाग्रम लक्षलक्षणम हेमादि संभवम कुंदास्व मार सुमन पुष्पवृंतोपमम दृढ़म। तो नेत्र का परिमाण क्या है। रोगी के अपनी उंगलियों के माप से ही इस बस्ती का नेत्र 12 अंगुल लंबा, गोल, गाय के पूंछ के समान, जड़ में मोटा और आगे से क्रमशः पतला होना चाहिए। इसके मूल में तथा मध्य में 2 गुलिकाएं कर्णिकाएं बनी चाहिए। अगला छेद सरसों के जाने योग्य होना चाहिए। नेत्र चिकना था स्वर्णाध धातु का बनाना चाहिए। इसकी आकृति कुंद, कनेर या चमेली के पुष्प की डंडी के समान और मजबूत होनी चाहिए। उत्तर बस्ती की मात्रा। तर्त बस्तिर मृदुर लघुर मात्रा सुक्ति विकल्प वा। उत्तर बस्ती के लिए वाग्भट के लिए बस्ती पुट जो होता है कोमल और छोटा होना चाहिए। इसमें द्रव की मात्रा 2 कर्ष अथवा दोष की दृष्टि से कम या अधिक करनी चाहिए। फिर आगे उत्तर बस्ती की प्रयोग विधि। तो क्या देखा। अथ स्नात अशित यस्य स्नेह बस्ती विधानत ऋजो सुखोपविष्टस्य पीठे जानु समे मृदो हृष्टे मेढ़े स्थिते चरजो सनय स्रोतो विशुद्धे सूक्ष्मां शलाकां प्रणयेत तया शुद्धे अनुसेवनी आमे हनान्तं नेत्रं वा निष्कंपं गुदवत्तत पीड़िते अंतर्गते स्नेह बस्ती क्रमोहित। तो रोगी को स्नान कराकर तथा स्नेह बस्ती के अनुसार भोजन विधि पूरी कराकर घुटनों के बराबर ऊंचे कोमल आसन पर सीधा एवं सुखपूर्वक आराम से बिठा दें। फिर मेहन को स्तब्ध एवं सीधा करके स्रोतों की शुद्धि के लिए सूक्ष्म पतली सलाका को धीरे से शिश्न में प्रविष्ट करें। इस सलाका से मार्ग का शोधन हो जाने पर सेवनी के साथ साथ मेहन के अंत तक गुदा में दी जाने वाली बस्ती की भांति हाथ को न हिलाते हुए नेत्र को पहुंचाएं। फिर बस्ती पुट को दबाने से स्नेह के अंदर पहुंच जाने पर इन स्नेह बस्ती क्रम को बरतना हितकारी है। उत्तर बस्ती की संख्या। बस्ती ननेन विधिना दद्यात त्रिंश चतुरो अपि वा अनुवास वच्छेसम सर्वम एव अस्य चिंतयेत। इस विधि से 3 या 4 उत्तर बस्ती देवें। शेष विधान अनुवासन बस्ती की भांति बरतना चाहिए। स्त्रियों को उत्तर बस्ती। स्त्रीणाम आर्तव काले तु योनिगृह पावृते विदधित तथा तस्मान अनृताचात्य योनि विभ्रंश शूलेषु योनि व्यापत अश्रिगधर। तो स्त्रियों के लिए उत्तर बस्ती में स्त्रियों के ऋतुकाल में योनि खुली होने से बस्ती खुली थी, इसलिए ऋतुकाल में बस्ती देनी चाहिए। आते की अवस्था में तो योनि भ्रंश शूल और योनि रोग तथा बिना ऋतुकाल के भी उत्तर बस्ती देनी चाहिए।
ऋतु मतलब गर्भधारण का समय 12 दिन या ऋतुकाल को गिनकर 16 दिन। स्त्रियों की उत्तर बस्ती का प्रमाण नेत्रम दशांगुलम मृदु प्रवेशम चतुरंगुलम अपत्य मार्गे योज्यम स्याद द्वयंगुलम मूत्रवर्तमिनी मूत्रकृच्छ विकारेषु बालानाम तू एकम अंगुलम। स्त्रियों मूत्र बस्ती का नेत्र 10 अंगुल लंबा तथा मुंह के जाने योग्य छिद्र का होना चाहिए, छिद्र या छेद का होना चाहिए। योनि मार्ग में इसको 4 अंगुल तक प्रविष्ट करना चाहिए। मूत्रकृच्छ आदि रोगों में मूत्रमार्ग के अंदर 2 अंगुल प्रविष्ट करना चाहिए। बाला जो गर्भधारण के अयोग्य उनके मूत्र मार्ग में 1 अंगुल प्रविष्ट करना चाहिए। फिर आगे स्त्रियों के उत्तर बस्ती का प्रमाण, इसमें है प्रकुंचो मध्यमा मात्रा बाला नाम सुक्तिरेवतु। तो स्त्रियों की उत्तर बस्ती में स्नेह की मध्यम मात्रा 1 प्रकुंच मतलब 1 पल और बालाओं में 1 सुक्ति यानी 2 कर्ष यानी आधा पल मध्यम मात्रा होती है। फिर क्या है स्त्रियों को उत्तर बस्ती की विधि, उत्तानानाया शयनानाया सम्यक संकोच संथिनी ऊर्ध जानुस्त्री चतुरान होरात्रेण योजेत बस्तिरित्रात्रणमेव स्नेहमात्रां विवर्धयन् त्रयम् एव विश्रम्य दध्यात पुनः स्त्रयम। तो स्त्री को पीठ के बल उत्तान लिटाकर टांगों भली प्रकार संकुचित करके घुटनों को खड़ा रखते हुए दिन रात में 3 या 4 स्नेह बस्ती दें। प्रत्येक बस्ती में स्नेह की मात्रा को बढ़ाते हुए लगातार 3 दिन बस्ती दें, फिर 3 दिन आराम लेकर फिर 3 दिन बस्ती दें। अनुवासन में 24 घंटे में 1 बार स्नेह बस्ती देते हैं तथा अनुवासन बस्ती तीसरे या 5वें दिन जा जाती है। इसमें बस्ती 24 घंटे में 3-4 बार तथा 3 दिन लगातार देकर फिर 3 दिन छोड़ना होता है। बस्ती देने का नियम, पश्चात विरेको वमिते तथा पश्चा निरूहणम सद्यो विरेह अन्वस्य सप्तरात्रादि विरेचित। तो वमन के 15 दिन पीछे विरेचन, विरेचन के 15 दिन पीछे निरूहण बस्ती, निरूह के तुरंत पीछे अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। फिर बस्ती की दोषहारिता में दृष्टांत क्या है, यथा कुसुम्भादि युतात तोयाद रागम हरेत पटः तथा द्रवीकृताद देहाद अस्ति निर्हते मलांग। जिस प्रकार कुसुम्बादि से मिले जल में वस्त्र केवल रंग को ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार द्रव्य शरीर में से बस्ती मलों को ही ले लेती है, दूसरी धातुओं को नहीं लेती है, अर्थात दोष मात्र को बाहर निकालती है, धातुओं को नहीं। वायु की प्रधानता तथा बस्ती की वायु शामकता क्या दे रखा है, शाखागता कोष्ठगताश्च रोगास मर्म ऊर्ध वायव्यश्च अंगश्च ये संति तेषां न तु कश्चिद अन्यो वायो परम जन्मनि हेतुर्वस्ति बिटश्लेष्म पित्तादि मलोच्चयानां विक्षेप संहार कर स यस्मात् तस्य अतिवृद्धस्य समायनान्य द्वस्त्रिम्ना भेषजमस्ति किंचित तस्मात् चिकित्सार्थ इति प्रदिष्ट कृष्णा चिकित्सापि च बस्तिरेके। शाखा अर्थात हाथ पैर में होने वाले, कोष्ठ में होने वाले, मर्म स्थान में, जत्रु से ऊपर के भाग में, संपूर्ण अवयव में तथा एक अंग में होने वाले जो भी कोई रोग है उनमें वायु सिवाय और कोई दूसरा मुख्य उत्पादक कारण नहीं है, क्योंकि यही वायु मल कफ पित्त आदि मूत्र स्वेद आदि मलों का संचय विक्षेप और संहार करने वाली है। अतिशय बढ़ी इस आयु की शांति के लिए बस्ती के सिवाय और दूसरी औषधि नहीं है, इसलिए इस चिकित्सा का आधा भाग बस्ती और कईयों के विचार से तो बस्ती ही संपूर्ण चिकित्सा है। तो वातजन रोग 80 है, पित्तजन 40 और कफजन 20 है। इस दृष्टि से वात चिकित्सा बस्ती आदि चिकित्सा है। वायु कफ और पित्त को शरीर में ले जाने वाला है। वायु और कफ के साथ मिलकर शीताधिक्य, पित्त के साथ मिलकर उष्णाधिक्य करता है। इस दृष्टि से वायु को मुनि ने तंत्रयंत्रधर कहा है। उसकी शांति संपूर्ण चिकित्सा है, क्योंकि नेता के नाश होने से सेना का नाश हो जाता है। तथा निज आगंतु विकार कारिणकारी रक्तौषध तु येन शिराव्यधो अपि इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूनु श्रीमद् वाग्भट विरचितायां अष्टांग हृदय संहितायां सूत्रस्थाने बस्ती विधि नाम 19 तमो अध्याय। वायु की भांति निज एवं आगंतुक रोगों को उत्पन्न करने वाले रक्त की औषधि होने से शिराभेद भी बस्ती की भांति संपूर्ण चिकित्सा है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्रस्थान में दोषादि विज्ञानी नामक 19वां अध्याय, ये दोषादि विज्ञानी नहीं है, बस्ती विधि अध्याय है, समाप्त हुआ। थैंक यू।